कल हम लोगों ने लास्ट क्या करा था, दो एसएचएम को बस ऐड करा था और दोनों एसएचएम एक ही डायरेक्शन में होते थे, दो लीनियर एसएचएम थे, ठीक है, और दोनों को ऐड करना देख लिया था। अब क्या है ना, तुम्हारे पास अगला टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ, ध्यान सुनना होता क्या है, उसी के जैसा ही है। हमारे पास दो सोर्स हैं S1 और S2, S1 और S2 दो सोर्स हैं। क्या हैं ये दोनों सोर्स? अपने अपने पॉइंट से वेव एमिट कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे? इन्होंने एक वेव छोड़ी, इन्होंने एक वेव, एक इसने वेव छोड़ी और एक इसने वेव छोड़ी, और ये दोनों वेव इस पी पॉइंट पर आकर मिल गई। मेरी बात समझ में आ रही है? जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक एक वेव गई, इसका मतलब क्या है कि इस मीडियम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स थे, अगर ये एक मैकेनिकल वेव है तो उन सारे पार्टिकल्स ने ऐसे ऐसे करके ऑसिलेशन करी, मतलब सारे पार्टिकल्स क्या करने लग गए, एसएचएम। और ऐसे ही S2 वाले सोर्स के अंदर जैसे ये जितने भी पार्टिकल्स पड़े होंगे वो सबके सब एसएचएम करने लग जाएंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? तो सिंपल सी बात ये है कि S1 और S2 से यहाँ पे पी पॉइंट पे क्या पहुंचा, एक डिस्टर्बेंस पहुंच गया। क्या पहुंच गया? तो सीधी सी बात है, अगर ये एक सिंपल हार्मोनिक वेव है और ये भी सिंपल हार्मोनिक वेव, सिंपल हार्मोनिक वेव मतलब कैसी है, जिसके सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हो, एसएचएम, तो ये पी पॉइंट भी एसएचएम करने लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मान लेते हैं इस वाले सोर्स ने जो वेव फेंकी उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस माइनस से कैसे भी कर लो, प्लस फाइव वन नॉट, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव टू नॉट। कोई दिक्कत? अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इस P पॉइंट पर मान लेते हैं, इस P पॉइंट की इस वाले सोर्स से दूरी है x1 कितनी, और इस वाले S2 सोर्स से इस P पॉइंट की दूरी है x2। तो होगा क्या, इससे x1 दूरी वाले पार्टिकल को एक SHM मिल जाएगा, और वो SHM क्या होगा कि मैं सिंपली इसकी वेव की इक्वेशन में x की जगह x1 डाल दूं। होगा या नहीं होगा? तो इस वाले पार्टिकल को जो SHM मिल रहा होगा y1, y वो क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस फाइव वन नॉट। कुछ समझ में आई बात? जैसे ही मैंने इसमें x की जगह x1 डाला तो ये वेव की इक्वेशन से एक पार्टिकल के लिए SHM की इक्वेशन बन गई, जहां पर कि ये चीज फिक्स है अब, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही इस वाले पार्टिकल को इस वाली वेव की वजह से एक और SHM मिलेगा, y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2 प्लस फाइव टू नॉट। मेरी बात समझ में आ रही है? ये अच्छा, फाइव वन नॉट क्या है कि पहली वाली वेव के लिए इनिशियल फेज कांस्टेंट, ऐसे फाइव टू नॉट क्या हो गया, दूसरी वाली वेव के लिए इनिशियल फेज कांस्टेंट। ये फेज कांस्टेंट तो इनिशियली तभी डिटरमाइन हो गया था ना, जब बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पार्टिकल को हमने एसएचएम कराया था वेव बनाने के लिए, ये तो उसी समय डिसाइड हो गया था। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ऐसे ऐसे करके वेव प्रोपेगेट करी है, इस पार्टिकल को साइमल्टेनियसली दो एसएचएम मिल गए, दो एसएचएम। मेरी बात समझ में आ रही है? अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि इस पार्टिकल को जो नेट डिस्प्लेसमेंट मिला y नेट, दिस इज इक्वल टू y1 प्लस y2। होगा या नहीं होगा? जैसे कल करा था, सिंपली एसएचएम ऐड हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तो इनको मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस फाइव वन नॉट प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2 प्लस फाइव टू नॉट। बोलो कोई दिक्कत? अब मैं क्या करूंगा, सिंपली वही दो एसएचएम ऐड करने हैं, तो अपना वही काम कर सकते हैं, वेक्टर की तरह ट्रीट करके ए वन और ए टू को ऐसे मान लेंगे, वेक्टर A1 ये मान लिया और A2 ये मान लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा, ये हमें क्या लिखना है, ये वाला माइनस ये वाला, या फिर उल्टा कर लो, फेज डिफरेंस लिखना है ना। जब हम ये फेज डिफरेंस निकालेंगे तो उस फेज डिफरेंस को डिनोट कर लें डेल्टा फाई से। किससे? डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस। क्या चीज है? फेज डिफरेंस। कोई दिक्कत? अच्छा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस माइनस दिस। जब इस टोटल फेज में से इसको माइनस करूंगा तो ओमेगा टी कट जाएगा, और क्या बचेगा, के x2 माइनस x1 प्लस फाइव टू नॉट माइनस फाइव वन नॉट। कोई दिक्कत? बताओ। अच्छा, इसमें से एक तो हमारे पास अब ये फेज डिफरेंस आया, दोनों के फेज का डिफरेंस ये वाला, और एक ये फेज डिफरेंस आया, आया नहीं आया? अच्छा, ये फेज डिफरेंस कौन सा है, जो इनिशियली था, मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस। क्या है? इनिशियल फेज डिफरेंस। कुछ बात समझ में आ रही है? जबकि ये जो फेज डिफरेंस है कौन सा वाला, के x2 माइनस x1, ये तब जनरेट हुआ है जब ये वेव यहां से और यहां से ट्रेवल कर कर पी तक पहुंची, क्योंकि यहां से यहां तक ट्रेवल करी जब x1 डिस्टेंस आई, यहां से यहां तक ट्रेवल करी जब x2 डिस्टेंस आई, उस कारण से ये फेज डिफरेंस आया।
कल को अगर ऐसा होता कि पॉइंट पी की दूरी इन दोनों सोर्सेस से इन दोनों बराबर बराबर होती तो x1 x2 बराबर होते, और अगर x1 x2 बराबर होते तो ये एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस जो आया है ये नहीं आता। मतलब मैं मान लूं कि ये जो फेज डिफरेंस आया है ये वेव्स ने जो पाथ ट्रेवल किया उसकी वजह से आया है, तो दिस इज द फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, ड्यू टू पाथ डिफरेंस। बात समझ में आ रही है? अच्छा, पाथ डिफरेंस क्या होगा? x2 माइनस x1, दोनों के पाथ का डिफरेंस, और उसकी वजह से फेज डिफरेंस कितना आ गया? k x2 माइनस। बात समझ में आ रही है? बोलो। तो अब ध्यान सुनना, 99% सवालों में ये φ2 माइनस φ1 यानी कि इनिशियल फेज डिफरेंस तुम्हें पाएगा ही नहीं। तुम्हें वेव की इक्वेशन ऐसी दी जाएगी, y1 इज इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा टी, ऐसे करके दो इक्वेशन दी गई होंगी। आप ज्यादातर φ1 और φ2 को एब्सेंट पाओगे। आ जाए तो क्या दिक्कत, निकाल सकते नहीं निकाल सकते फेज डिफरेंस, सिंपली फेजेस ही तो माइनस करने दोनों वेव्स में, ठीक है। तो मैं इसमें ये लिख सकता हूं दिस x2 माइनस x1, x2 माइनस इज इक्वल टू डेल्टा x। हाँ, दोनों की ओमेगा सेम है, वो बता रहा हूं अभी क्यों लिए हैं ऐसी। इसको क्या बोल देंगे? पाथ डिफरेंस। क्या बोल देंगे? अब जैसा कि इसने पूछा, मैं इन दोनों का ओमेगा भी तो अलग अलग ले सकता था, पर मैं नहीं लिया। सुनना ध्यान से, अगर मैं इन दोनों का ओमेगा भी अलग अलग ले लेता तो यहाँ पे ओमेगा 2 आता, यहाँ ओमेगा 1 आता, और जब मैं दोनों के फेज को माइनस करता तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाती, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी, आ जाती नहीं आ जाती? तो ध्यान सुनना क्या होता है। फिर ऐसा होता कि जैसे अब मैं इस पॉइंट पी पे हूँ, इस पॉइंट पी पे हूँ, बिल्कुल मैं खड़ा हो गया, उस वाली सोर्स से मेरी दूरी x1, उस वाली सोर्स से मेरी दूरी, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस फिलहाल अभी इतना ही है, kx2 माइनस x1 प्लस दिस। तो फिलहाल ये पाथ डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं है? इतना है, फिक्स हो गया। लेकिन अगर इस वाली में ओमेगा अलग अलग हो जाती तो आ जाता यहीं पे पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा आ जाता, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। और जब मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो टाइम तो बढ़ ही रहा है, और टाइम बढ़ता रहता, मतलब इसी पॉइंट पर खड़े खड़े पाथ डिफरेंस चेंज होता रहता है या नहीं होता? लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हमेशा। वो क्यों नहीं चाहते वो थोड़ी देर बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे सोर्सेस, कैसे सोर्सेस? ऐसे सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोल लो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल लो, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से, जिनकी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ देखना ये वेवलेंथ, इनके के सेम है तो वेवलेंथ भी सेम है, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पी पर, किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पी पर फेज डिफरेंस, क्या चीज? समय के साथ चेंज ना हो, समय के साथ चेंज, उन्हें बोलते हैं हम लोग कोहेरेंट सोर्सेस। क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। कुछ बात समझ में आ रही है? मतलब ऐसे सोर्सेस जिनकी वजह से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर समय के साथ फेज डिफरेंस या फिर फेज डिफरेंस चेंज ना हो, फेज डिफरेंस चेंज, उन्हें क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस। बात समझ में आ रही है? और सीधी सी बात है, अगर इनको कोहेरेंट सोर्सेस होना है तो इनकी ओमेगा सेम होनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ गई? क्या होते हैं कोहेरेंट सोर्स? फेज डिफरेंस जीरो होगा क्या? ऐसा कुछ भी, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा किसी भी पॉइंट पर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा देखो, तो इतनी बात समझ में आ गई कि भाई साहब डेल्टा एक्स को लिख देंगे पार्ट डिफरेंस, और डेल्टा फाई हो गया फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई हो गया। अब मैंने तुम बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड φ2 माइनस φ1 इज इक्वल टू 0, ऐसा मिलेगा आपको। तो अपन ऐसा ही मान के चल लेते। तो मैं ये लिख सकता हूं या नहीं उस केस में कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू, कब? इफ इनिशियल फेज डिफरेंस इज 0, तो मैं ये मान सकता हूं कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, है या नहीं है? तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत? आपको ये फॉर्मूला एकदम याद रखना है, एकदम याद रखना है ये फॉर्मूला कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा। बार बार आपको ऐसी जरूरत पड़ेगी कि आपको डेल्टा एक्स पता हो, यानी कि आपको पाथ डिफरेंस पता होगा और आपको फेज डिफरेंस निकालना होगा। उल्टा भी हो सकता है, आपको फेज डिफरेंस पता हो और आपको पाथ डिफरेंस निकालना हो, तो तुरंत निकालना है ना। सिंपली क्या लिखना है? डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अब आगे की बात पे बढ़ते हैं, अभी तक तो कुछ क्या ही नहीं, इनका सुपरपोजिशन भी तो कराना है। A1 और A2 दोनों एम्पलीट्यूड हो गए, फेज डिफरेंस हमें पता चली गई है, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूं? इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ होगा ए नेट, क्या होगा? और वो ए नेट हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम जो आगे करेंगे, हम एकदम सिंपल केस स्टडी करते हैं जिसमें कि हम लोग इनिशियल फेज डिफरेंस को 0 मान लेंगे और सिंपली डेल्टा फाई का हम बार बार ये यूज कर लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बोलो, आगे बढ़े, करें। देखो पूरा करते हैं, ध्यान से देखो।
तो मैं लिख सकता हूं कि ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई। मेरी बात समझ में आई? अगर मैं इसको अंडर रूट को हटा लूं तो क्या यहाँ स्क्वायर लगा सकता हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली बात सुने, तुम्हें पता है कि कोई भी वेव जो एवरेज पावर कैरी कर रही होती है, फिर एवरेज इंटेंसिटी जो होती है वेव की, क्या होती है? एवरेज इंटेंसिटी। वो क्या होती है? 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। होती है नहीं होती? अगर मेरा मीडियम सेम है, मेरा मीडियम दोनों वेव्स के लिए, तो दोनों वेव्स के लिए रो सेम है या नहीं है? अच्छा, अगर दोनों वेव की ओमेगा और के सेम है तो इनकी वी सेम है। अगर दोनों वेव की ओमेगा सेम है तो एफ सेम है। इसका मतलब मैं ये मान लूं कि एक वेव की इंटेंसिटी, एक वेव की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो मैं ये मान लूं कि जो पहली वाली वेव ने यहां पे इंटेंसिटी ट्रांसफर करी I1, I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, ऐसे ही I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा इन दोनों के मिलने से कुछ नेट इंटेंसिटी आएगी I नेट, दैट I नेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नेट का स्क्वायर। मेरी बात समझ में ही नहीं आई यार? आ गई तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैं छोटा सा बॉक्स बना के ये बातें लिख रहा हूँ कि I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर, I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर, I नेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नेट स्क्वायर। सबके आगे इक्वल टू लगा के के लगा लू, तो मैं लिख सकता हूं A1 स्क्वायर इज इक्वल टू I1 अपॉन के, A2 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 अपॉन के, A नेट स्क्वायर इज इक्वल टू I नेट अपॉन के। तो यहाँ पे यूज कर लू वो बात, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? दिस विल बी I नेट अपॉन के इज इक्वल टू I1 अपॉन के प्लस I2 अपॉन के। अब ध्यान से देखना, 2 अंडर रूट I1 अपॉन के अंडर रूट I2 अपॉन के cos डेल्टा फाई। बात समझ में नहीं आई? बहुत बढ़िया। के हैं, हम यू कांस्टेंट है। हाँ, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर अपने को एवरेज इंटेंसिटी निकालनी थी ना, तो अपने इंटेंसिटी से काम ले लिया। अच्छा, ये के गायब हो गए सारे, ठीक है। किसी को ये दिक्कत तो नहीं है? 2 के कैसे गायब हो गए? रूट है, ठीक है। तो सिंपली क्या हो गया? आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, फिर अंडर रूट से बाहर cos डेल्टा फाई। मेरी बात समझ में? तो भाई साहब आप ये वाला फॉर्मूला मतलब बिठा लेंगे एकदम खोपड़ी में। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। जब आपको ये आता होगा ना, तो एम्पलीट्यूड के बारे में पूछेगा तो डायरेक्टली हर जगह स्क्वायर लिख दोगे। ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर cos डेल्टा फाई। ऊपर वाला ही बन जाएगा। ये याद है तो ये याद है, ये याद है तो। मेरी बात समझ में आ रही है? बार बार जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की और इस फॉर्मूले की। कुल मिला के बात समझ में आई? सुनोगे एक बार ध्यान से। 2 सोर्सेस थे S1 और S2, दोनों कोहेरेंट सोर्सेस थे, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी। किसी भी पॉइंट P पर जो ये फेज डिफरेंस पैदा करेंगे, दैट फेज डिफरेंस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ। तो इन्होंने ऐसे एमिट करी वेव्स। इस ये वाला पॉइंट P S1 से x1 दूरी पर था, S2 से x2 दूरी पर था। इन दोनों जैसे पार्टिकल P को दो SHM मिल गए, दो SHM को हमने प्लस कर लिया, इनका रिजल्टेंट ले लिया, नेट एम्पलीट्यूड आ गया नहीं आ गया? जितना ज्यादा नेट एम्पलीट्यूड होगा उस फाइनली उस पॉइंट पर उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी या नहीं होगी? ठीक है। ये डेल्टा फाई क्या है? फेज डिफरेंस। डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस की वजह से आया है। जनरली हम लोग इनिशियल फेज कांस्टेंट को 0 मान लेते हैं, इनिशियल फेज डिफरेंस को, ठीक है। ऐसा पार्ट डिफरेंस आ गया डेल्टा एक्स, फेज डिफरेंस आ गया डेल्टा फाई। ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा। फिर उसके बाद में हमें ये समझ में आना चाहिए, फाइनली ये फॉर्मूला याद रखना है, आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 अंडर रूट से बाहर cos डेल्टा फाई। बात समझ में आ गई? बहुत ज्यादा तगड़ा वाला यूज है ये टॉपिक, ये समझो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सुन लो। फाइनली हमने यहां तक देखा, किसी पॉइंट P पर जो नेट इंटेंसिटी आ रही होती है वो I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई के बराबर होती है नहीं होती? ठीक है। तो बेसिकली है क्या, ये दोनों सोर्सेस S1 और S2 एक I1 इंटेंसिटी की लाइट एमिट कर रहा है, लाइट या फिर कोई भी वेव होगी उसकी इंटेंसिटी है। I1 और I2 दोनों अलग अलग, लेकिन यहां पर जो नेट इंटेंसिटी आई वो I1 प्लस I2 नहीं है, ये है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ध्यान से सुने,
इसमें देखते हैं हम लोग केस वन ये है कि कब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, कब इंटेंसिटी, ध्यान सुनना, ये I1 I2 तो फिक्स है, क्या बदलेगा, जैसे जैसे मैं पॉइंट पी को, जैसे पॉइंट मैं इधर से इधर, इधर से उधर कहीं मूव कराऊं, तो क्या होगा, उसके लिए x1 और x2 की वैल्यू बदलेगी, x1 और x2 की वैल्यू बदलेगी तो x2 माइनस x1 बदलेगा, यानी कि डेल्टा x बदलेगा, और डेल्टा x बदलेगा तो डेल्टा फाई तो बदलेगा ही, मतलब इस डेल्टा फाई पे नेट इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है। तो मैं एक केस लेता हूं, कब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, कब इंटेंसिटी जीरो, मतलब कि बेसिकली कहने का तुम्हारा मतलब ये है कि जब cos डेल्टा फाई की वैल्यू मैक्सिमम हो, यानी कि 1 हो, कितनी हो, तो cos डेल्टा फाई, cos कितने की वैल्यू 1 होती है, मतलब कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 2 पाई की भी 1 होती है, cos 4 पाई की भी 1 होती है, cos 6 पाई की 1 होती है, cos even पाई इज 1, बताया था मैंने, ठीक है। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई, क्या हो जाएगा 2n, बात समझ में आ रही है, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा जब सुनना, जब डेल्टा फाई ऐसा होगा तो मेरे से कोई पूछ ले डेल्टा एक्स के बारे में, किसके बारे में, तो मैं डेल्टा फाई की जगह लिख सकता हूँ 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n पाई 2n, 2 पाई से 2 पाई गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई n लेमडा, क्या हो गई, n की वैल्यू सेम वही हो सकती है, n लेमडा मतलब क्या हो गया, या तो 0 या लेमडा या 2 लेमडा या फिर डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये है कि जब भी उस पॉइंट बी पर आने वाली वेव्स, आने वाली के बीच का पाथ डिफरेंस पूरे लेमडा का कुछ मल्टीपल होगा, पूरे लेमडा का कुछ, तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और जब इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे मैक्सिमम होती है तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या बोलते हैं, मेरी बात समझ में आ गई क्या, तो समझ जाना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी, और जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो एम्पलीट्यूड भी तो मैक्सिमम होगा, होगा या नहीं होगा। अब मेरे को क्या करना है, इसी कंस्ट्रक्टिव, ये तो पता चल गया कि भाई साहब इतने पार्ट डिफरेंस, इतने फेज डिफरेंस पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, भैया ये भी बता दो उस मैक्सिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो वो निकालें आई मैक्स और ए मैक्स, आई मैक्स इस फॉर्मूले से निकालते चलो, आई मैक्स इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई तो हो गया 1, तो ये हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब आई मैक्स याद रखना है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, अगर भूल जाओगे तो डायरेक्ट याद रखना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है cos डेल्टा फाई की वैल्यू 1 हो जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत। अच्छा अगर कोई स्पेशल केस ऐसा आ जाए, इफ बोथ सोर्सेस बोथ आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, तो उस केस में I1 इज इक्वल टू I2 होगा, और इसकी वैल्यू मान लेता हूं मैं I कितनी, तो उस केस में जो I मैक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट I प्लस अंडर रूट I का होल स्क्वायर, मेरी बात समझ में आ रही है, तो 2 अंडर रूट I का होल स्क्वायर यानी कि 4I, ध्यान समझ रहे हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि दो ऐसे सोर्सेस जो कि आई इंटेंसिटी की लाइट एमिट कर रहे हैं, किसी पॉइंट पी पर इंटरफेयर करके वो लाइट वेव्स एक ऐसे पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी दे दें 4I, मिल कितने कितने की रही है आई की, और पॉइंट पी पे मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है 4I। अगर नॉर्मली सोचें तो ऐसा नहीं लगता कि 2I होना चाहिए, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। अच्छा अब समझते हैं दूसरे टाइप का इंटरफेरेंस, उसे बोलते हैं हम लोग डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या बोलते हैं, जब मिनिमम हो जाए, सिंपल सी बात है ना। अच्छा मैंने उसमें वो नहीं निकाला ए मैक्स और निकाल दूं मैं, ध्यान से सोचना, मैं ऐसा लिखता था कि ए मैक्स स्क्वायर, हाँ सुनो वो लिख सकते हैं, एक ही बात है, ए मैक्स, अरे तुम्हें ये तो पता ही है कि आई मैक्स इज इक्वल, आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मैक्स का स्क्वायर होगा, पर फिर भी एक बार निकाल के देख लेता, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें पता है हम लिखते थे ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई, तो उसी के हिसाब से लिख दें ए मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर, क्या चीज, प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई, cos डेल्टा फाई 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर का रूट, यानी कि A1 प्लस A2, मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। अगर ए मैक्स इतना आ गया, इफ अगर ऐसी वेव्स होती जिनके दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर हैं, दोनों के एम्पलीट्यूड
तो उस केस में ये जो ए मैक्स हो जाता ये 2a के बराबर हो जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अरे सिंपल सी बात समझ में आती है। याद हो तो तुमने कभी पढ़ा होगा जरूर कि जब ऐसे दो वेव हो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं, मतलब कि एक वेव का मैक्सिमा दूसरे वेव के मैक्सिमा पर ही पड़े और एक का मिनिमा दूसरे के मिनिमा पर ही पड़े, तो दोनों के एम्पलीट्यूड दोनों के प्लस हो जाते हैं। अब समझ में आता है वो क्यों प्लस हो जाते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? अब ऐसी डिस्ट्रक्टिव वाला कर लें। डिस्ट्रक्टिव के केस में इंटेंसिटी मिनिमम करानी है, मतलब कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू मिनिमम, कॉस डेल्टा फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। कॉस डेल्टा फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1 माइनस, और मैंने बताया था कि जब ऑड पाई होता है, क्या होता है? ऑड पाई पर कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू -1 होगी, होगी या नहीं होगी? सेम वही चल रहा है कि n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो उस केस में मैं n की वैल्यू डालते जाऊं तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या क्या आती जाएंगी? 0 डाली तो आ जाएगी पाई, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, ऐसे ही चलता जाएगा, मतलब ऑड पाई। कौन सा पाई? तो ऐसे ही मैं पाथ डिफरेंस निकाल लूं इसके करस्पॉन्डिंग। पाथ डिफरेंस क्या आएगा? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई। तो यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मेरे पाई से पाई गया, ये आ जाएगी 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये 2n + 1 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर इंटू लैम्डा बाई 2 आ रहा है, मतलब डेल्टा एक्स दिखने में ऐसा लगेगा, कैसा? या तो लैम्डा बाई 2 या 3 लैम्डा बाई 2 या 5 लैम्डा बाई 2। मेरी बात समझ में आ रही है? 7 लैम्डा बाई 2 ऐसे चलता जाएगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे वो, अच्छा सुनो ध्यान से, अगर ध्यान सोचोगे ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 या फिर 2 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2, समझ में आ रही बात? 6 लैम्डा बाई 2, 8 लैम्डा बाई 2। इसका मतलब ये समझ में आया कि जब पाथ डिफरेंस, जब लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल होगा, लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल होगा, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा, तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? धीरे करके तुम्हें याद तो हो ही जाएंगे दिमाग में साइड बाय, पर ये समझ में आया तुम्हें मैंने क्या किया? ऐसे ही मैं आई मिनिमम और ए मिनिमम निकाल लूं, कोई दिक्कत? आई मिनिमम और ए मिनिमम निकालते हैं, मेरे को जगह नहीं मिल रही, ऊपर मिटाकर लिख लेते हैं। देखो ध्यान से, आई मिनिमम, बिल्कुल, क्या लिखना है? आई, सिंपली क्या लिखेंगे? i1 + i2 + 2 √i1 i2 cos डेल्टा फाई, cos डेल्टा फाई की जगह -1, यानी कि -2 √i1 i2। तो ये क्या हो जाएगा? √i1 - √i2 का होल स्क्वायर। अगर ऐसे सोर्स होते जिसमें कि दोनों की इंटेंसिटी बराबर होती, आई के बराबर, तो आई मिनिमम कितना हो जाता? मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि अगर हम बात करें ए मिनिमम की, किसकी? ए मिनिमम क्या हो जाएगा? ए मिनिमम इसके हिसाब से लिखेंगे, √a1² + a2² प्लस 2a1 a2 की जगह -2a1 a2 आ जाएगा, और a1 - a2 आ जाएगा। तो समझ में आया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के टाइम पे एम्पलीट्यूड सबट्रैक्ट क्यों होते हैं? बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं, इफ a1 = a2 = a, तो 0 आ जाता। दिस इंप्लाइज a मिनिमम = 0। मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया क्या क्या किया मैंने? हजम कर पाओगे? इसका मतलब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो आई आई इंटेंसिटी वाली दो वेव्स मिलकर एक ऐसे पॉइंट पर मीट करती हैं जिस पर की इंटेंसिटी कितनी हो जाए? 4i, और वहीं पर जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो वही आई आई इंटेंसिटी वाली मिलकर वहां पर 0 दे देंगे। अब बात आई यार, समझ में नहीं बैठता कि 2 आई आई मिलकर तो 2i होना चाहिए था, एनर्जी कैसे कंजर्व हो गई? ये आ कहां से गई एक्स्ट्रा एनर्जी? तो भैया बात ये है, इंटरफेरेंस के दौरान ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई एनर्जी आ गई है, जहां पर हमें एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जिस पर इंटेंसिटी में 2i एक्स्ट्रा इंटेंसिटी आ गई है, वहीं पर हमें ऐसा पॉइंट भी मिल रहा है जहां पर इंटेंसिटी में 0 इंटेंसिटी आई है, 2i कम आ गई है। तो बेसिकली इंटरफेरेंस इज व्हाट? जब वेव इंटरफेयर करती हैं तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता पॉइंट्स पर। कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हो जाते हैं जो कि एक्स्ट्रा ब्राइट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल डिम हो जाएंगे, जिन पे इंटेंसिटी 0 है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो इन्हीं को हम नाम से जानेंगे, जिन पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है ना, वो अलग अलग चमकेंगे एकदम ब्राइट, उनको बोलेंगे ब्राइट फ्रिंजेस। क्या बोलेंगे? ब्राइट फ्रिंजेस। और जैसे वो होंगी जिन पे इंटेंसिटी 0 है, वो डार्क फ्रिंजेस क्या हो जाएंगी?
बात समझ में आ रही है? वो आगे का पार्ट है, ये समझ में आया? सुनो क्वेश्चन, ऐसा मान लो ये तो मेरे पास ऐसे लाइन बना के दे रखी है, दो सोर्सेस हैं, एक है S1 और एक है S2। इन दोनों सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस है 5.2 लैम्डा, 5.2 इतनी डिस्टेंस दे रखी है दोनों के बीच की। अब क्या बोला गया आपसे, यहाँ पे हमारे पास है एक इंटेंसिटी डिटेक्टर। क्या है? इंटेंसिटी डिटेक्टर, मतलब ऐसा एक डिवाइस है जो कि ये डिटेक्ट कर लेता है कि कितनी इंटेंसिटी है, कितनी इंटेंसिटी। अब क्या कर रहे हैं हम, इस इंटेंसिटी डिटेक्टर को S1 से लेकर S2 तक ऐसे मूव कराएंगे धीरे धीरे। तो क्या होगा, ये इंटेंसिटी डिटेक्टर बीच की सारी इंटेंसिटी को डिटेक्ट करेगा कि कहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और कहां पर, जहां पर इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, मतलब कि मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, वहां पे ये एकदम जल जाएगा। और वहां पे इट रिप्रेजेंट्स अ मैक्सिमा। क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, उसके लिए मैक्सिमम होगा। और ऐसी किस जगह पे डिस्ट्रक्टिव होगा तो मिनिमा। बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या करना है ना, ये बताना है कि जब ये इंटेंसिटी डिटेक्टर S1 से लेकर S2 तक मूव करा तो इसको कितने मैक्सिमा मिले और कितने, मतलब वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड नंबर ऑफ मिनिमास as intensity detector moves from S1 to S2। पहला मैं ही बताऊंगा, ठीक है? ध्यान सुन लेना, बहुत इजी सा है, एक बार दिमाग में बैठेगा कुछ भी नहीं है। सिंपल सिंपल सी बात, ये सबसे पहले यहां था, जब ये यहां पर था, ध्यान सुनना, जब ये यहां पर था मतलब पॉइंट पी अपना है, पॉइंट पी अपना, तो पॉइंट पी पर S1 से आने वाली लाइट या फिर जो भी वेव है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 0। और S2 से आने वाली ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 5.2 लैम्डा। तो उस जगह पाथ का डिफरेंस कितना हो गया? 5.2 लैम्डा माइनस 0। तो बताओ मेरे को, ये आधा मल्टीपल है क्या लैम्डा का? नहीं, मतलब ये लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल है क्या? नहीं है। ऑड मल्टीपल है क्या? नहीं है। नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है कि ना तो ये पॉइंट मैक्सिमा को करस्पॉन्ड करता है, ना ही हम थोड़ा सा, अब मान लो कि मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पर जो पाथ डिफरेंस होगा दैट विल बी S2 से चली 0 और यहां से चली 5.2 लैम्डा, तो यहां पर भी 5.2 लैम्डा होगा। ठीक। अब बीच में तुम्हें पता है एक पॉइंट पी जरूर ऐसा आएगा जब इंटेंसिटी डिटेक्टर मूव कर रहा होगा जिस पर कि S1 से चलने वाली और S2 से चलने वाली लाइट या फिर जो भी वेव है उन दोनों सेम पाथ कवर किया होगा, मतलब पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। और जब पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है, मतलब 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इन सब केस में क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब मैक्सिमा। क्या मिलेगा? अब मैं बताऊंगा, मतलब यहां पर पार्ट डिफरेंस है 0, यहां पर है 5.2 लैम्डा, यहां पर है 5.2 लैम्डा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये बात समझ में आती है कि जब ये इधर से इधर मूव कर रहा होगा तो बीच में ऐसा पॉइंट आएगा यहां पर थोड़ी देर मूव करने के बाद, बिल्कुल हल्का सा मूव करने के बाद, जब S1 से लाइट कुछ चलेगी और S2 से जो आएगी वो 5.2 लैम्डा से कुछ कम आएगी, और उनका पाथ का डिफरेंस लेकर यहां पे एक पॉइंट आ जाएगा जिस पर पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, जहां पर पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा हो, क्या हो? मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ऐसा कब होगा? जब ये यहां से 0.1 लैम्डा आगे खिसक जाएगा। क्यों? यहां से चलने वाली नहीं, यहां से चलने वाली वेव ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 0.1 लैम्डा। और यहां से चलने वाली ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 5.1 लैम्डा। दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 5 लैम्डा। कुछ बात समझ में आ रही है? तो बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जिस पर कि मैक्सिमम बन रहा होगा। क्या ऐसे ही थोड़ी देर बाद 4 लैम्डा भी मिलेगा, फिर 3 लैम्डा भी मिलेगा, फिर 2 लैम्डा भी मिलेगा, फिर लैम्डा भी मिलेगा, फिर 0 आ गया। और ऐसे ही इधर साइड में लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें पता है जितने भी ये पॉइंट्स है, 5 लैम्डा, 4 लैम्डा, 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये सब मैक्सिमम वाले कितने हो गए? 5 ये, 1 6 और 5 11, मतलब कि हमें कितने मैक्सिमास मिले रास्ते में? 11। मेरी बात समझ में आ रही है? तो नंबर ऑफ मैक्सिमास इज इक्वल टू 11। ऐसी मिनिमास देखो, मिनिमास कब आते हैं? जब आधा लैम्डा का मल्टीपल होता है, वो भी ऑड। ठीक है, जैसे कि देखो यहां पर इस पे 5.2 लैम्डा और 5 लैम्डा के बीच में कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर बीच में मिलेगा क्या? 4.5 लैम्डा। यहां पर मिलेगा क्या? 3.5 लैम्डा। यहां पर मिलेगा क्या? 2.5 लैम्डा। ऐसे यहां पर 1.5 लैम्डा, ऐसे यहां पर 0.5 लैम्डा।
ये मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, इन सब पर मिनिमास बन रहे होंगे या नहीं? बन रहे होंगे, नहीं बन रहे होंगे? तो कितने हो गए? जैसे यहाँ से स्टार्ट हुए थे 1 2 3 4 5, तो इसके बाद यहाँ पर 6 7 8 9 10। इधर इधर इसके और इसके बीच में कोई पॉइंट आया क्या? नहीं आया। तो नंबर ऑफ मिनिमास कितने हो गए? मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, अच्छे से समझ में आएगा तो दिमाग लगा कर सोचने की कोशिश करो, ठीक है? कोई दिक्कत? अच्छा मुझे बताना, ये कोई डिस्टेंस है क्या? 5 लेमडा नहीं, ये क्या है? फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। क्या है? समझ में आ रही बात? ऐसे और क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आ जाएगा। अब सुनो, अब तो मेरे पास अगला क्वेश्चन है, बाकी सारा डेटा एकदम सेम है, वही इंटेंसिटी डिटेक्टर, उसमें भी S1 से S2 मूव करेगा। बस अब की बार क्या बोल दिया ना, कि जो सोर्सेस हैं S1 और S2, इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज 4.6 लेमडा। 4 आपको वही सारी बातें बतानी है कि जब इंटेंसिटी डिटेक्टर S1 से लेकर S2 तक मूव करेगा तो उसे रास्ते में कितने मैक्सिमा मिलेंगे और कितने मिनिमा मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार ट्राई करोगे? करो। सिंपली पहले वाली तरह है, अगर पॉइंट भी यहाँ पर फिलहाल इंटेंसिटी डिटेक्टर यहाँ पर है, तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस क्या हो रहा है? 4.6 लेमडा। उसी तरीके से यहाँ पर पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा? 4.6 लेमडा। बीच में किसी पॉइंट पर जीरो होगा या नहीं होगा? अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट डिफरेंस मिलेगा वो जो अपने काम का पार्ट डिफरेंस है वो 4.5 लेमडा मिल जाएगा, है ना? पर मैं ये वाले मार्क कर लेता हूँ, कौन से? 4 लेमडा, 3 लेमडा, 2 लेमडा, 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 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा। क्या बात समझ में आ रही है? मैक्सिमा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैक्सिमास हो गए 9। कितने? हाँ, जीरो को भी गिनते हैं ना मैक्सिमा में, क्योंकि जब पार्ट डिफरेंस जीरो होता है तब मैक्सिमा ही तो होता है। अब ऐसी मिनिमा गिनने, मिनिमा कौन कौन से हो जाएंगे ध्यान से देखना। 4.6 लेमडा और 4 के लेमडा के बीच में 4.5 लेमडा आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा है? 4.5 लेमडा, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 3.5 लेमडा, ऐसे 2.5 लेमडा, है ना? मैं सारे मार्क 4.5 कहाँ गया? रुक जा। 4.5, 3.5, 2.5, 1.5, 0.5, 0.5, 1.5,